देखो, तो ये चीज़ याद रखना कि ये वर्ल्ड हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो सराउंडिंग जो 9th-10th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसी के समथिंग पूछे गए हैं, और 11th का ऐसा कोई काम का है नहीं। फिर मैं नोट्स दे दूंगा, उससे काम हो जाएगा। पर ऐसे मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे गए वो यहीं से पूछे गए। तो अगला चैप्टर है औद्योगिकीकरण का युग। कोई चित्र वित्र बनाया गया है, छवि छोड़ो। ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी ने सन 1900 संगीत की एक नई किताब प्रकाशित की थी जिसकी जिल्द पर दी गई तस्वीर में नई सदी के उदय, डॉन ऑफ द सेंचुरी का ऐलान किया गया था। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, तस्वीर के मध्य में एक देवी जैसी तस्वीर है। ये देवी हाथ में नई शताब्दी की ध्वजा लिए प्रगति का फरिश्ता दिखाई देती है। उसका एक पाँव पंखों वाले पहिए पर टिका हुआ है। यह पहिया समय का प्रतीक है। उसकी उड़ान भविष्य की ओर है। उसके पीछे नृत्य के चिन्ह तैर रहे हैं। रेलवे, कैमरा, मशीनें, प्रिंटिंग प्रेस और कारखाना। सोचो उस टाइम जो औद्योगिकरण होता है ये सबसे मेन चीज़ें थी, पर आज इससे भी चीज़ें आगे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। नए शब्द प्राच्य। भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश। आमतौर पर यह शब्द एशिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पश्चिमी नाइजीरिया में प्राच्य इलाके पूर्व आधुनिक या पारंपरिक और रहस्यमय थे। मशीन और तकनीक का महिमा मंडन एक अन्य तस्वीर में और भी ज़्यादा साफ दिखाई देता है। यह तस्वीर एक व्यापारिक पत्रिका के पन्नों पर 100 साल से पहले छपी थी। इस तस्वीर में दो जादू को दिखाई दे हैं। ऊपर वाले हिस्से में प्राच्य इलाके का अलादीन है, जिसके ऊपर जुदाई चिराग रगड़कर एक भव्य महल का निर्माण कर दिया गया है। ये इसकी बात कर रहे हैं, मतलब वो मजाक उड़ा रहे हैं एक तरीके से। एक आधुनिक मैकेनिक है जो अपने आधुनिक औजारों से एक नया जादू रच रहा है। वह पुल, पानी के जहाज, मीनार, गगनचुंबी इमारतें बनाता है। अलादीन पूरब और अतीत का प्रतीक है। मैकेनिक पश्चिम और आधुनिकता का है। ये तस्वीरें आधुनिक विश्व की विजय गाथा कहती है। इस गाथा में आधुनिक विश्व द्रुत तकनीकी बदलावों, आविष्कारों, मशीनों, कारखानों, रेलवे और वास्तव पोतों की दुनिया के रूप में दर्शाया गया है। इसमें औद्योगिकरण का इतिहास विकास की कहानी के रूप में सामने आता है और आधुनिक युग तकनीकी प्रगति के भव्य युग के रूप में उभरता है। याद करना, जैसे जो सिलेबस में अपना है ना, सारा का सारा ये 9th-10th क्लास में है। औद्योगिकरण में अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री के सिलेबस में है। तो ये चीज़ याद रखना, पूरा का पूरा सारे टॉपिक दिया हुआ है यहाँ पे। अब ये छवियाँ और ये संबंध लोक मानस का हिस्सा बन चुके हैं। क्या आप भी तेज औद्योगिकरण की प्रगति और आधुनिकता के काल के रूप में नहीं देखते? क्या आपको नहीं लगता कि रेलवे और फैक्ट्रियों का निर्माण, गगनचुंबी इमारतें में पुलों का विस्तार समाज के विकास का द्योतक होता है? ये छवियाँ किस प्रकार विकसित हुई? इन विचारों से हमारा क्या संबंध है? क्या औद्योगिकरण के लिए तीव्र तकनीकी विकास हमेशा जरूरी होता है? क्या आज भी हम तमाम तरह के कामों के दिनों दिन बढ़ते मशीनीकरण का गुणगान कर सकते हैं? औद्योगिकरण से लोगों की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा है? ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए हमें औद्योगिकरण के इतिहास को समझना पड़ेगा। इस अध्याय में हम यही इतिहास पढ़ेंगे। यहाँ हम दुनिया के पहले औद्योगिक राष्ट्र ब्रिटेन और उसके बाद भारत में औद्योगिकरण का अध्ययन करेंगे, जहाँ औद्योगिक बदलाव का पैटर्न औपनिवेशिक शासन तय हो रहा था। यही यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, ये चीज़ याद रखना। औद्योगिक क्रांति से पहले औद्योगिकरण को अक्सर हम कारखाना के विकास के साथ ही जोड़कर देखते हैं। जब हम औद्योगिक उत्पादन की बात करते हैं तो हमारा आशय फैक्ट्रियों में होने वाले उत्पादन से होता है, और जब हम औद्योगिक मजदूरों की बात करते हैं तो भी हमारा आशय कारखानों में काम करने वाले मजदूरों से ही होता है। औद्योगिकरण के इतिहास अक्सर प्रारंभिक फैक्ट्रियों की स्थापना से ही शुरू होते हैं। तो मतलब उस टाइम का औद्योगिकरण का मतलब था भाई फैक्ट्रियाँ बनना, ये सब सारी चीज़ें। आदि मतलब किसी चीज़ की पहली या प्रारंभिक अवस्था का संकेत है। पर इस सोच में एक समस्या, दरअसल इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से भी पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। ये उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। बहुत सारे इतिहासकार औद्योगिकरण के चरण को आदि औद्योगिकरण के नाम देते हैं, मतलब उससे पहले वाला चरण। 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांवों की तरफ रुख करने लगे थे। वे किसानों और कारीगरों को पैसा देते और उनसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करवाते थे। पहले क्या होता था कि लोग गाँव में काम करते थे, डिमांड कम थी। अब स्वाभाविक सी बात है, जब डिमांड बढ़ने लगी तो ये गाँव से लोग हैं शहरों की तरफ आए। यहाँ बड़ी बड़ी मशीनें बनी, ये स्वास्थ्य चीज़ें। उस समय विश्व व्यापार के विस्तार और दुनिया के विभिन्न भागों में उपनिवेशों की स्थापना के कारण चीज़ों की मांग बढ़ने लगी थी। इस मांग को पूरा करने के लिए केवल शहरों में रहते हुए उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता था। वजह यह भी थी कि शहरों में शहरी दस्तकारी और व्यापारिक गिल्ड्स काफ़ी ताकतवर थे। ये गिल्ड्स उत्पादकों के संगठन होते हैं। गिल्ड से जुड़े उत्पादक कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे, उत्पादकों पर नियंत्रण रखते थे, प्रतिस्पर्धा मूल्य तय करते थे तथा व्यवसाय में नए लोगों को आने से रोकते थे। शासकों ने भी विभिन्न गिल्ड्स को खास उत्पादकों के उत्पादन और व्यापार का एकाधिकार दिया हुआ था। फलस्वरूप नए व्यापारी शहरों में कारोबार नहीं कर सकते थे।
इसलिए वे गाँवों की तरफ जाने लगे। गाँव में गरीब काश्तकार और दस्तकार सौदागरों के लिए काम करने लगे। जैसे कि आप पिछले साल की पाठ्य पुस्तक में देखा है कि यह एक ऐसा समय था जब खुले खेत खत्म होते जा रहे थे और कॉमन्स की बाड़ाबंदी की जा रही थी। अब तक अपनी रोजी रोटी के लिए साझा ज़मीनों से जलावन की लकड़ी, बोरियां, सब्जियां, भूसा चारा आदि बीन कर काम चलाने वाले छोटे किसान और गरीब किसान आमदनी के नए स्रोत ढूंढ रहे थे। अब स्वाभाविक बात है, देखो अपने कल जो पढ़ा था चैप्टर उसमें भी था कि भाई वहाँ पे एक बार एग्रीकल्चर वहाँ संकट आ गया था, तो औद्योगिकरण मतलब ज़रूरत हो गई थी। बहुतों के पास छोटे मोटे खेत थे लेकिन उनसे घर के सारे लोगों पेट नहीं भर सकता था। इसलिए जब सौदागर वहाँ आए, उन्होंने माल पैदा करने के लिए पैसे की रकम दी तो किसान फ़ौरन तैयार हो गए। सौदागरों के लिए काम करते हुए गांव में ही रहते और अपने छोटे छोटे खेतों को संभाल सकते थे, तो उस टाइम दोनों काम मिल गया उनको। 18वीं सदी में कताई की मशीन बन गई थी। आप देख सकते हैं परिवार के सभी सदस्य धागा बनाने के काम में लगे हैं। ध्यान से देखिए, चरखे पर केवल एक ही तकलीफ बन रही है। तो मतलब ये था कि उस टाइम की ज़रूरत थी। सोचो दोनों चीज़ हुआ, डिमांड भी थी और सप्लाई भी हो रही थी, तो दोनों चीज़ हो गए। नए शब्द स्टेपलर, ये ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से उनको स्टेपल करता है, छाटता है। फूलर, ऐसा व्यक्ति जो फूल करता है यानी चुन्नटों के सारे कपड़े को समेटता है। कॉर्डिंग वह प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों की कताई के लिए तैयार किया जाता है। अब ये वर्ड इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यूपीएससी जो एंशिएंट मिडिवल काल में जो टर्मोलॉजी होती है ना, उससे पूछता है क्वेश्चन। ये चीज़ हमेशा याद रखना, मॉडर्न की टर्मोलॉजी कभी नहीं पूछेगा यूपीएससी। इस आदि औद्योगिक उत्पादन से होने वाली आमदनी खेती के कारण सिमटती आय में बड़ा सहारा दिया। अब उन्हें पूरे परिवार के संसाधनों के इस्तेमाल का मौका भी मिल गया। इस व्यवस्था से शहरों और गांवों के बीच एक घनिष्ठ संबंध विकसित हुआ। सौदागर रहते तो शहरों में थे लेकिन उनके काम ज़्यादातर देहात में चलता था। इंग्लैंड की कपड़ा व्यवसायी स्टेपलर्स से ऊन खरीदते थे और उसे सूत काटने वालों के पास पहुंचा देते थे। इससे जो धागा मिलता था उसे बुनकरों, फुलर्ज और रंग साजों के पास ले जाया जाता था। लंदन में कपड़ों की फिनिशिंग होती थी। इसके बाद निर्यातक व्यापारी कपड़ों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भेज देते थे, इसलिए लंदन को तो फिनिशिंग सेंटर के रूप में ही जाने लगा। यह यदि आदि औद्योगिक व्यवस्था व्यावसायिक आदान प्रदान के नेटवर्क का हिस्सा थी। इस पर सौदागरों का नियंत्रण था और चीज़ों का उत्पादन कारखानों की बजाय घरों में होता था। उत्पादन के प्रत्येक चरण में प्रत्येक सौदागर 20 से 25 मजदूरों से काम करवाता था। इसका मतलब यह था कि कपड़ों के हर सौदागर के पास सैकड़ों मजदूर काम करते थे। कारखानों का उदय। इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 के दशक में कारखाने खुले लेकिन उनकी संख्या में तेजी से इजाफा 18वीं सदी के आखिर में हुआ था। कपास कॉटन के नए युग का पहला प्रतीक थी। 19वीं सदी के आखिर में कपास के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई। 1760 में ब्रिटेन अपने कपास उद्योग की जरूरतों पूरा करने के लिए 25 लाख पाउंड कच्चे कपास का आयात करता था। 1787 में आयात बढ़कर 220 लाख पाउंड तक पहुंच गया था। यह इजाफा उत्पादन प्रक्रिया में बहुत सारे बदलाव का परिणाम था। आइए देखिए कि बदलाव कौन कौन से थे। तो अब यही सब कारण बनेंगे औद्योगिकीकरण के, तो ये चीज़ याद रखना। इसमें जो बता रहा है स्टोरी रूप में यही कारण बनेंगे। 18वीं सदी में कई ऐसे आविष्कार हुए जिन्होंने उत्पादन प्रक्रिया, कोडिंग, एटना व कताई और लेपेटन के हर चरण की कुशलता बढ़ा दी। प्रति मजदूर उत्पादन बढ़ गया और पहले से ज़्यादा मजबूत धागों व रेशों का उत्पादन होने लगा। इसके बाद रिचर्ड आर्कराइट ने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा सामने रखी। अभी तक कपड़ा उत्पादन पूरे देहात में फैला हुआ था। यह काम लोग अपने अपने घर पर ही करते थे, लेकिन अब महंगी नई मशीनें खरीद कर उन्हें कारखानों में लगाया जा सकता था। कारखानों में सारी प्रक्रिया एक छत के नीचे और एक मालिक के हाथों में आ गई थी। इसके चलते उत्पादन प्रक्रिया पर निगरानी, गुणवत्ता का ध्यान रखना और मजदूरों पर नज़र रखना संभव हो गया था। जब तक उत्पादन गाँव में हो रहा था तब तक ये सारे काम संभव नहीं थे। इसीलिए ज़रूरत पड़ी फैक्ट्रियों की, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बनेगी। लंका शहर के कॉटन मिल था, याद रखना, गांधी जी भी यहाँ पे गए थे जब वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं ना तब। कलाकार ने कहा, अगर हम उस नम मौसम की नज़र से देखें जिसके कारण लंकाशर दुनिया में सूत कुताई के लिए सबसे आदर्श स्थान है, तो शाम के धुंधले में दमकता कॉटन मिल का सबसे शानदार नज़ारा दिखाई देता है। उन्नीस सदी की शुरुआत में कारखाने इंग्लैंड के भूदृश्य का अभिन्न अंग बन गए थे। ये नए कारखाने इतने विशाल और नई प्रौद्योगिकी की ताकत इतनी जादुई दिखाई देती थी कि उस समय के लोगों को आंखें चौंधिया जाती थी। लोगों का ध्यान कारखानों पर टिका रह जाता था। वे इस बात को मानो भूल ही जाते थे कि उनकी आंखों से ओझल गलियों और वर्कशॉप में भी अभी भी उत्पादन चालू है। औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार, अब धीरे धीरे भाई स्वाभाविक सी बात है, रफ्तार पकड़ेगा। एक मतलब यही होता है ना टेक्नोलॉजी जब आती है। अब जैसे चैट जीपीटी अभी आई है, तो इंडिया आप देखो वही है कि अपन दूसरों का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो भाई स्वाभाविक सी बात है जो भी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होता है उसमें पीछे हो जाएंगे ना। चाइना अपने लेवल पे डेवलप कर लिया उन्होंने भी, जैसे चैट जीपीटी का,
तो अब ये चैट जीपीटी जो नई नई टेक्नोलॉजी आई, जो इसमें एडवांस जो कंट्री रहेंगी वही फ़ायदा उठा पाएंगे। औद्योगिकरण की प्रक्रिया इतनी तेज थी कि औद्योगिकरण का मतलब केवल फैक्ट्री उद्योगों के विकास तक ही सीमित था। अब देखो धुआं छोड़े चिमनी औद्योगिक इलाके, अब यहाँ से क्या होगा, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन होगा। तो ये चीज़ याद रखना। पहला सूती उद्योग और कपास उद्योग ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे। तेजी से बढ़ता हुआ कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। अब ये कारण बता रहे कि भाई ब्रिटेन में ही क्यों हुआ औद्योगिकरण, ठीक है। उसके बाद लोहा और स्टील उद्योग आगे निकल गए। 1840 के दशक में इंग्लैंड में 1860 के दशक से उसके उपनिवेश में रेलवे का विस्तार होने लगा था। याद करो भारत में 1854 में पहली रेलगाड़ी आ गई थी। देखो एक ही चीज़ जोड़ते जाओ मॉडर्न हिस्ट्री से। फलस्वरूप लोहे और स्टील की जरूरतें तेजी से बढ़ी। 1873 तक ब्रिटेन के लोहा और स्टील निर्यात का मूल्य लगभग 7.7 करोड़ पाउंड हो गया था। यह राशि इंग्लैंड के कपास निर्यात के मूल्य से दुगुनी थी। दूसरा था नए उद्योग। परंपरागत उद्योग इतनी आसानी से हाशिए पर नहीं धकेल सकते हैं। 19वीं सदी के आखिर में भी तकनीकी रूप से विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों की संख्या कुल मजदूरों में 20% से ज़्यादा नहीं थी। कपड़ा उद्योग एक गतिशील उद्योग था, लेकिन उसके उत्पादन का बड़ा हिस्सा कारखानों में नहीं बल्कि घरेलू इकाइयों में होता था। तीसरा कारण, यद्यपि परंपरागत उद्योगों में परिवर्तन की गति भाप से चलने वाले सूती और धातु उद्योग से तय नहीं हो रही थी, लेकिन ये परंपरागत उद्योग पूरी तरह ठहराव की अवस्था में भी नहीं थे। खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण, पॉटरी, कांच के काम, चर्म शोधन, फर्नीचर, औजार के उत्पादन जैसे बहुत सारे गैर मशीनी क्षेत्र में जो तरक्की हो रही थी वह मुख्य रूप से साधारण और छोटे छोटे आविष्कारों का ही परिणाम थी। अब देखिए प्रिंटिंग, फिटिंग शॉप मशीन है यहाँ पे। चौथा है प्रौद्योगिकी बदलाव की गति धीमी थी। औद्योगिक दृश्य पर यह बदलाव नाटकीय तेजी से नहीं फैले। नई तकनीकी महंगी थी। याद रखना नई टेक्नोलॉजी हमेशा महंगी आएगी। अभी देखो चैट जीपीटी अगर आप यूज़ करना चाहोगे तो बहुत महंगा चार्जेस है, शायद महीने का 3000 रुपये ऐसे कुछ लेते हैं वो लोग। पर याद रखना जैसे जैसे इस पर और कंट्रियाँ बनाएंगी तो कंपटीशन बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक प्राइस डाउन हो जाएगी। सौदागर और व्यापारी उनके इस्तेमाल के सवाल पर फूंक फूंक कर कदम बढ़ाते थे। मशीनें अक्सर ख़राब हो जाती थी, उनकी मरम्मत पर काफ़ी खर्च आता था। वे उतनी अच्छी भी नहीं थी जितनी उनके आविष्कारों और निर्माताओं का दावा था। इस बात को समझने के लिए आइए भाप के इंजन का उदाहरण लें। जेम्स वॉट ने न्यूकॉमन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किया और 1871 में नए इंजन का पेटेंट करा लिया। इस मॉडल का उत्पादन उनके दोस्त उद्योगपति मैथ्यू बुल्टन ने किया, पर सालों तक उन्हें कोई खरीदा नहीं मिला। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे इंग्लैंड में भाप के सिर्फ 321 इंजन थे। इनमें से 80 इंजन सूती उद्योगों में, 9 ऊनी उद्योगों में और बाकी खनन, नहर निर्माण और लोहा कार्य में इस्तेमाल हो रहे थे। अब इससे पता लगता है भाई कभी भी डिमांड ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी आ गई तो भाई डिमांड हो जाएगी। अब सोचो स्टार्टिंग कितना कम था, बाद में कितना बड़े लेवल पर बढ़ा। और किसी उद्योग में भाप के इंजनों का इस्तेमाल काफ़ी समय बाद तक भी नहीं हुआ, यानी मजदूर की उत्पादन क्षमता को कई गुना बढ़ाने की संभावना वाली सबसे शक्तिशाली प्रौद्योगिकी को अपनाने में उद्योगपति बहुत हिचकिचा रहे थे। यही होता जब नई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसका डर भय रहता है। अब इतिहास का इस बात को मानने लगे हैं कि 19वीं सदी के मध्य का औसत मजदूर मशीनों पर काम करने वाला नहीं बल्कि परंपरागत कारीगर मजदूर ही होता था। अभी देखिए कताई फैक्ट्री है, और जैसे इसके एक को घुमा रहा था सारे घूमने लग जाती है, उस तरीके से। हाथ का श्रम और वास्तव शक्ति। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी। गरीब किसान और बेकार लोग कामकाज की तलाश में बड़ी संख्या में शहरों को जाते थे। जैसा कि आप आगे जानेंगे, जब श्रमिकों की बहुतायत होती है तो वेतन गिर जाते हैं। भारत में यही तो कारण है, ये चीज़ याद रखना। इसलिए उद्योगपतियों को श्रमिकों की कमी या वेतन के मद में भारी लागतें जैसी कोई परेशानी नहीं थी। उन्हें ऐसी मशीनों में कोई दिलचस्पी नहीं थी जिसके कारण मजदूर से छुटकारा मिल जाए और जिन पर बहुत ज़्यादा खर्चा आने वाला हो। बहुत सारे उद्योगों में श्रमिकों की मांग मौसमी आधार पर घटती बढ़ती रहती थी। गैस घरों, शराब खानों में जाड़ों के दौरान खासा काम रहता था। इस दौरान उन्हें ज़्यादा मजदूरी की जरूरत होती थी। क्रिसमस के समय बुक बाइंडरों, प्रिंटरों के भी दिसंबर से पहले अतिरिक्त मजदूरों की दरकार रहती थी। बंदरगाहों पर जहाज़ों की मरम्मत और साफ सफाई सजावट का काम भी जाड़ों में ही किया जाता था। जिन उद्योगों में मौसम के साथ उत्पादन घटता बढ़ता रहता था वहाँ उद्योगपति मशीनों की बजाय मजदूरों को ही काम पर रखना पसंद करते थे। अब ये देखो काम की तलाश में निकलते लोग, मतलब वही है, माइग्रेट होते रहते थे। विल थॉर्न मौसमी काम की तलाश में निकलने वाले मजदूरी में से एक थे। उन्होंने ईंट ढोई, अन्य छोटे मोटे काम किए। बताते कि नौकरी के इच्छुक किस तरह पैदल अंदर जाते थे। सोचो यही कारण है, शहर रोजगार तो देते हैं पर अब वही है कि जब गाँव में रोजगार नहीं होगा तो लोग शहरों की तरफ भागते हैं, फिर स्लम का विकास होता है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, स्लम का सॉल्यूशन करना तो भाई आप गाँव को सशक्त बनाइए।
मैं हमेशा लंदन जाना चाहता था। मेरी इच्छा हमेशा एक पुराने दोस्त के खेतों को पढ़कर मजबूत हो जाती थी। वह खतों को पढ़कर वह ओल्ड कैंट रोड गैस वर्कर्स में काम करता था। आखिरकार मैंने जाने का मन बना लिया। नवंबर 1881 में 2 दोस्तों के साथ मैं सफ़र पर निकल पड़ा। हम इस आशा से भरे हुए थे कि वहाँ पहुँचते ही हम अपने दोस्तों की मदद से हमें रोज़गार मिल जाएगा। जब हम निकले तो हमारे पास खास कोई पैसा नहीं था। लंदन तक के रास्ते के लिए खाने और रात को ठहरने का पैसा भी नहीं था। कई दिन हम 20 मील और कई बार उससे कम पैदल चलते थे, लेकिन तीसरे दिन हमारे पैसे ख़त्म हो गए। 2 रातें हमने बाहर ही सोते हुए गुजारी, एक बार भूसे के ढेर तले और एक बार खेत में बने एक शेड में। लंदन पहुंचने पर मैंने अपने दोस्त को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन नाकामयाब रहे। पैसा तो जा ही चुका था, इसलिए अब हमारे पास देर रात तक यहाँ वहाँ भटकते रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। शाम को हम सोने का कोई ठिकाना ढूंढते थे। हमने एक पुरानी इमारत ढूंढी और एक रात में उसी में बिताई। अगले दिन इतवार था। दोपहर बाद हम ओल्ड कैंट गैस वर्कर्स पहुँचे। वहाँ हमने काम के लिए अर्जी दे दी। ये देखकर मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं रही कि हम जिसे ढूंढ रहे थे वह वही काम कर रहा था। उसने फोरमैन से बात की और मुझे नौकरी पर रख लिया। मतलब ये बता रहा है कि भाई उस टाइम बेरोजगारी का किस लेवल का था। तो ये मतलब ऐसा नहीं कि आज जैसे अपन देख रहे हैं भारत भी अगर विकसित देश बनेगा तो भाई तब तक ये जो समस्याएं हैं, बेरोजगारी समस्या समाधान नहीं होगा तो भारत विकसित देश बन ही नहीं सकता। बहुत सारे उत्पादक केवल हाथ से तैयार किए जा सकते थे। मशीनों से एक जैसे तय किस्म के उत्पाद ही बड़ी संख्या में बनाए जा सकते थे, लेकिन बाजार में अक्सर बारीक डिजाइन और खास आकारों वाली चीज़ों की काफ़ी मांग रहती थी। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में 19वीं सदी के मध्य में 500 तरह के हथौड़े और 45 तरह की कुल्हाड़ियाँ बनाई जा रही थी। उन्हें बनाने के लिए यांत्रिक प्रौद्योगिकी नहीं बल्कि इंसानी निपुणता की जरूरत थी। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग कुलीन और पूंजीपति वर्ग हाथों से बनी चीज़ों के तरजीह देते थे। हाथ से बनी चीज़ों को परिष्कार और सुरुचि का प्रतीक माना जाता था। उनकी फिनिश अच्छी होती थी, उनको एक एक करके बनाया जाता था, उनका डिजाइन अच्छा होता है। मशीनों से बनने वाले उत्पादों को उपनिवेशों में निर्यात कर दिया जाता है। अब देखिए एक चीज़ याद रखना, जैसे एक अभी मूवी भी आई थी एक, अब यहाँ पे दिखाया गया कि वो कितनी पीड़ियाँ झेल रहे हैं वो सब चीज़ें। मतलब ये कहने मतलब कि जैसे मान के चलो कि आप घरों में जैसे आजकल ग्राइंड करने के लिए मशीन का यूज होता है, तो मतलब जिनकी मेंटेलिटी होती है कि नहीं भाई स्वाद ज़्यादा उसी में ही आता है, तो वो ये नहीं देखते भाई इसके पीछे महिलाओं को शोषण। याद रखना कि तकनीकी जो होती है ना हमेशा महिलाओं को शोषण से मुक्त करवाती है। अरे हमेशा याद रखना साइंस ने महिलाओं को बहुत ज़्यादा आज़ादी दी है, स्वतंत्रता दी है, समानता लाने का प्रयास किया है। मतलब महिलाओं के लिए जो है ना प्रौद्योगिकी हमेशा रखना कि वरदान होता है, पर ऐसा भी नहीं है। वरदान के साथ कुछ कुछ चीज़ें गलत भी होती है। जैसे आजकल देखोगे तो भाई जैसे चैट जीपीटी है, एआई का मिसयूज भी महिलाओं के खिलाफ ही होता है। तो ये बहुत अच्छा जो मैं अभी निष्कर्ष बताऊँ बहुत अच्छा है, इसको ऐसे में यूज करना कि मतलब टेक्नोलॉजी एक तरफ तो महिलाओं के लिए वरदान है। अब वो आप अलग अलग सेक्टर में बता सकते हो, आप घरेलू सेक्टर से लेके एग्रीकल्चर सेक्टर, बिजनेस, कहीं पे भी, परंतु याद रखना वहीं ये नैतिक चिंताएं भी खड़ी करता है। जैसे सेरोगेसी जैसे चीज़ें, आईवीएफ टेक्नोलॉजी जो बन गई उससे महिलाओं को शोषण होता है, सेरोगेट मदर बनना, भ्रूण हत्या, पीसीपीएनडीटी एक्ट। तो ये बहुत अच्छा ऐसे लिख सकते हो आप इस पर। तो ये थोड़ा माइंड सोचने का नज़रिया बढ़ाई है अपना। जिन देशों में मजदूरी की कमी होती थी वहाँ उद्योगपति मशीनों का इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करते हैं ताकि कम से कम मजदूरों का इस्तेमाल करके वे अपना काम चला सके। 19वीं सदी की अमेरिका में स्थिति थी, लेकिन ब्रिटेन में कामगारों की कोई कमी नहीं थी। अब कौन आया है, अभी मामला गड़बड़ होगा। कविता जल्दी आया करो, सुबह 8 बजे। मामला गड़बड़ होगा अभी। बच गए क्या? बच गए, चलो बढ़िया। मजदूरों की ज़िंदगी। बाजार में श्रम की बहुतायत से मजदूरों की ज़िंदगी भी प्रभावित हुई। जैसे ही नौकरी की खबर गाँव में पहुंची, सैकड़ों की तादाद में लोग हजूम शहरों की तरफ चल पड़े। नौकरी मिलने की संभावना यारी दोस्ती कुटुंब के जरिए जान पहचान पर निर्भर करती थी। आज भी सोचो एक काम करता है, आपको कहीं फैक्ट्री में काम लगाना है तो जो वहाँ पहले काम कर रहा है वही लगा पाएगा। अगर किसी कारखाने में आपका रिश्तेदार या दोस्त लगा हुआ तो नौकरी मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब एक चीज़ याद रखना, मैं एक कठोर सत्य बता रहा हूँ, लोग क्यों गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं। याद रखना प्राइवेट सेक्टर में जब तक आपके कॉन्टैक्ट नहीं है ना, प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलना मुश्किल है। तो यहाँ साफ पता लग रहा है ये बात।
सबके पास ऐसे सामाजिक संपर्क नहीं होते थे। रोजगार चाहने वाले बहुत सारे लोगों को अब तो इंतजार करना पड़ता था। वे पुलों के नीचे या रैन बसेरों में रातें काटते थे। कुछ बेरोजगार शहर में बने निजी रैन बसेरों में रहते थे। बहुत सारे निधन कानून विभाग द्वारा चलाए जाने वाले अस्थायी बसेरों में रहते थे। बहुत सारे उद्योगों में मौसमी काम की वजह से कामगारों को बीच बीच में बहुत समय तक खाली बैठना पड़ता था। काम का सीजन गुजर जाने के बाद गरीब दोबारा सड़क पर आ जाते थे। कुछ लोग जाड़े के बाद गाँव में चले जाते थे। वहाँ इस समय काम निकलने लगता था, लेकिन ज़्यादातर शहर में ही छोटा मोटा काम ढूंढने की कोशिश करते थे, जो 19वीं सदी के मध्य तक भी आसान काम नहीं था। अब यहाँ पे देखो जाड़े के दिनों में कैसे लोग एक दूसरे को लपेट के सो रहे हैं, बेघर भूखे हैं, क्योंकि सभी बात गाँव से आ तो गए, गाँव में है नहीं, पर यहाँ कभी रोजगार मिलता है कभी नहीं मिलता है। इस पेंटिंग में दर्शाया गया कि लंदन में बेघर लोग एक कामगार में रात भर ठहरने के लिए टिकट के लिए अर्जी दे रहे हैं। ये आश्रय स्थल है बेसहारा सड़कों पर रहने वाले आवारा और यहाँ वहाँ भटकते लोगों के लिए गरीब कानून आयुक्त की देखरेख में चलाए जाते हैं। सोचो भारत में भी चलाए जाते हैं आजकल, जैसे अभी सर्दियों में देखना रेन बसेरा चलेंगे। इन वर्क हाउस में रहना जिल्लत की बात है। हर एक को डॉक्टरी जांच करा के पता लगाया जाता था कि व्यक्ति बीमार तो नहीं है, उनका शरीर पूरी तरह साफ है या नहीं, उनके कपड़े मैले तो नहीं है, उन्हें कठोर परीक्षण भी करना पड़ता था। अभी देखो इस टाइप की टेक्नोलॉजी जब आई गई थी उस टाइम, छोड़ो कोई काम का नहीं है अपने लिए। 19वीं सदी की शुरुआत में वेतन में कुछ सुधार आया, लेकिन इससे मजदूरी के हालात में बेहतरी का पता नहीं चलता है। औसत आंकड़ों से अलग अलग व्यवसाय के बीच आने वाले फर्क और साल दर साल होने वाले उतार चढ़ाव छिपे रह जाते थे। मिसाल के तौर पर जब लंबे नेपोलियन युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ी तो मजदूरों की आय के वास्तविक मूल्य में भारी कमी आ गई। अब उन्हें वेतन तो पहले जितना मिलता था, लेकिन उससे पहले जितनी चीज़ें नहीं खरीद सकते थे। मजदूरों की आमदनी भी सिर्फ वेतन दर पर ही निर्भर नहीं होती थी, रोजगार की अवधि भी बहुत महत्वपूर्ण थी। मजदूरों की औसत दैनिक आय इससे तय होती थी कि उन्होंने कितने दिन काम किए हैं। 19वीं सदी के मध्य में सबसे अच्छे हालात में भी लगभग 10% शहरी आबादी निहायत गरीब थी। सोचो, ऐसा नहीं कि भारत में ही अभी जो हाल है वहाँ पे वही हाल रहा है। 1830 के दशक में आई आर्थिक मंदी जैसे दौर में बेरोजगारी संख्या विभिन्न क्षेत्रों में 35 से 75% तक पहुँच गई थी। और मुझे याद है 2019 में एक डाटा आया था, उसमें भारत में 45% बेरोजगारी दिखाया गया था। तो सोच लो कितने खराब हालात है देश के अभी, ये चीज़ याद रखना। एक मजिस्ट्रेट ने 97 में एक ऐसी घटना के बारे में बताया जिसमें उस मजदूरों के हमले से निर्माता की संपत्ति की रक्षा के लिए बुलाया गया था। कोयला मजदूरों और उनके बीवियों के गिरोह की परेशानी के कारण, क्योंकि उनकी बीवियों को काम स्पिनिंग इंजन के कारण छिन गया था। अब देखो टेक्नोलॉजी आती है तो देखो रोजगार कैसे छिनता है। शुरू में बड़े अड़ियल ढंग से आगे बढ़े, उन उत्पादन में अभी अपनाई गई मशीनों को वे टुकड़े कर देना चाहते थे, क्योंकि उनकी वजह से शारीरिक श्रम की मांग घटने वाली थी। औरतों ने हंगामा मचाया हुआ था। आदमी को समझाना आसान था, इसलिए कुछ खींचतान के बाद उन्हें शांतिपूर्वक घर जाने के लिए तैयार किया गया। मतलब इसे बता रहा है कि भाई टेक्नोलॉजी कैसे लोगों को रोजगार छीन लेती है। भूमिगत रेलवे स्टेशन बना रहे हैं। सोचो 1850 के दशक के पूर्व लंदन में रेलवे स्टेशन बनने लगे थे। इसका मतलब ये था कि सुरंगें बनाने, बल्लियों की पाड़ लगाने, ईंट और लोहे का काम करने के लिए बहुत सारी मजदूरी की जरूरत थी। रोजगार चाहने वाले एक निर्माण स्थल से दूसरे निर्माण स्थल तक आते जाते रहते थे। स्पिनिंग जेनी याद रखना, यही टेक्नोलॉजी है जो धागा बुनने में काम आती है। जेम्स हरग्रीव्स द्वारा 1764 में बनाई गई इस मशीन ने कताई की प्रक्रिया तेज कर दी और मजदूरी की मांग घटा दी। एक ही पहिया घुमाने वाले के एक मजदूर बहुत सारी तकलियों को घुमा देता था और एक साथ कई धागे बनने लगते थे। अब ये दिक्कत है, कितने लोग रोजगार खा गए। बेरोजगारों की आशंका के कारण मजदूरी नई प्रौद्योगिकी से चिढ़ते थे। जब ऊन उद्योग में स्पिनिंग जेनी का मशीन का इस्तेमाल शुरू किया गया तो हाथ से ऊन काटने वालों औरतें इस तरह की मशीनों पर हमला करने लगी। जेनी के इस्तेमाल पर टकराव लंबे समय तक चलता रहा। 1840 के दशक के बाद शहरों में निर्माण की गतिविधियाँ तेजी से बढ़ी, लोगों के लिए नए रोजगार पैदा हुए। अब देखिए यही फायदा होता है। इसलिए कभी भी ना टेक्नोलॉजी को उसके साथ है ना साम्यता स्थापित करनी पड़ती है। एक समय के बाद में वही फायदा देने लग जाती है। स्टार्टिंग में लगता है कि नुकसान होगा उससे, पर ऐसा नहीं होता है। सड़कों को चौड़ा किया जाए, नए रेलवे स्टेशन बने, रेलवे लाइनों का विस्तार किया गया, सुरंगें बनाएगी, निकासी और सीवर व्यवस्था बिछाएगी, नदियों के तटबंध बनाए गए, परिवहन उद्योग में काम करने वाले की संख्या 1840 के दशक में दोगुना और अगले 30 सालों में एक बार फिर दोगुना हो गई। उपनिवेशों में औद्योगिकरण। आइए भारत पर नजर डालिए, देखें कि उपनिवेश का औद्योगिकरण कैसे होता है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पे अपने इंग्लैंड में कैसे हो रहा था वो समझ लिया, भारत में क्या हो रहा है। यहाँ भी हम कारखाना उद्योग के साथ साथ गैर मशीनी क्षेत्र पर भी ध्यान देंगे। हमारा ध्यान मुख्य रूप से कपड़ा उद्योग तक ही सीमित रहेगा। भारतीय कपड़े का युग।
मशीन उद्योग युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और सूती उत्पादों का दबदबा रहता था। बहुत सारे देशों में मोटा कपास पैदा होता था, लेकिन भारत में पैदा होने वाला कपास महीन किस्म का था। आर्मेनियन और फारसी सौदागर पंजाब से अफगानिस्तान, पूर्वी फारस और मध्य एशिया के रास्ते यहाँ की चीज़ें लेकर जाते थे। यहाँ के बने महीन कपड़ों के थान ऊँटों की पीठ पर लाद कर पश्चिमोत्तर सीमा से पहाड़ी दर्रों और रेगिस्तानों के पार ले जाए जाते थे। मुख्य रूप से औपनिवेशिक बंदरगाहों से फलता फूलता समुद्री व्यापार चलता था। गुजरात के तट पर स्थित सूरत बंदरगाह के जरिए भारत की खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाह से जुड़ा हुआ था। कोरोमंडल तट पर मछलीपट्टनम और बंगाल में हुगली के माध्यम से भी दक्षिण पूर्वी एशियाई बंदरगाहों के साथ खूब व्यापार चलता था। तो ये चीज़ याद रखना, ये सब समुद्री पतन है। निर्यात व्यापार के इस नेटवर्क में बहुत सारे भारतीय व्यापारी और बैंकर सक्रिय थे। वे उत्पादन में पैसा लगाते थे, चीज़ों को लेकर जाते थे और निर्यातकों को पहुँचाते थे। माल भेजने वाले आपूर्ति सौदागरों के जरिए बंदरगाह नगर देश के भीतर इलाकों में जुड़े हुए थे। ये सौदागर बुनकरों को पेशगी देते थे, बुनकरों से तैयार कपड़ा खरीदते थे और उस बंदरगाह तक पहुंचाते थे। बंदरगाह पर बड़े जहाज मालिक और निर्यात व्यापारियों के दलाल कीमत पर मोल भाव करते थे और आपूर्ति सौदागरों से माल खरीद लेते थे। अब देखो, ये चीज़ याद रखना कि कभी भी जब भी अगर आप पढ़ोगे, कोई भी इकोनॉमी का आप अध्ययन करोगे, चाहे विकासशील हो विकसित हो, मिडिल मैन होता है ना, वो हर जगह बेनिफिट सबसे ज़्यादा कमाता है। ये चीज़ याद रखना। 70-50 के दशक तक भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाले यह नेटवर्क टूटने लगा था। यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ती जा रही थी। पहले उन्होंने स्थानीय दरबारों से कई तरह की रियायतें हासिल की और उसके बाद उन्होंने व्यापार पर इजारादारी अधिकार प्राप्त कर लिए। ये चीज़ याद रखना, यूपीएससी ने पीटी में पूछा हुआ है, इजारादारी पर था। याद करो, अपन ने पढ़ा भी था जब 8th क्लास में पढ़े थे अपन, तो ये याद रखना वही है। इनको है ना टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया था। इससे सूरत और हुगली दोनों पुराने बंदरगाह कमज़ोर पड़ गए। इन बंदरगाह से होने वाले निर्यात में नाटकीय कमी आई। पहले जिस कर्जे से व्यापार चलता था खत्म होने लगा। धीरे धीरे स्थानीय बैंक दिवालिया हो गए। 17वीं सदी के आखिरी सालों में सूरत बंदरगाह से होने वाला व्यापार कुल 1.6 करोड़ रुपये था। 1740 के दशक तक ये गिरकर केवल 30 लाख रुपये तक रह गया। तो कितना बड़ा वो घाटा हो रहा था। सूरत में इंग्लिश फैक्ट्री है, 17वीं सदी का चित्र है। सूरत में हुगली कमजोर पड़ रहे थे। बम्बई और कलकत्ता की स्थिति सुधर रही थी। पुराने बंदरगाहों की जगह नए बंदरगाह बढ़ता महत्व औपनिवेशिक सत्ता की बढ़ती ताकत और संकेत था। नए बंदरगाहों के जरिए होने वाला व्यापार यूरोपीय कंपनियों के नियंत्रण में था और यूरोपीय जहाज़ों के जरिए होता था। बहुत सारे पुराने व्यापारी घराने ढह चुके थे। जो बचे रहना चाहते थे उनके पास भी यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के नियंत्रण वाले नेटवर्क में काम करने के लिए कोई चारा नहीं था। इन बदलावों ने बुनकरों और अन्य कारीगरों की ज़िंदगी को किस तरह प्रभावित किया, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1760 के दशक के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता के सुदृढ़ीकरण की शुरुआत में भारतीय कपड़ा निर्यात में गिरावट नहीं है। याद करो, वही 1757 में प्लासी का युद्ध, फिर 1764 का बक्सर का युद्ध। ब्रिटिश कपास उद्योग अभी फैलना शुरू नहीं हुआ था और यूरोप में भारतीय कपड़ों की भारी मांग थी। इसलिए कंपनी भी भारत से होने वाले कपड़े के निर्यात की और ही फैलाना चाहती थी। 1760 और 70 के दशक में बंगाल और कर्नाटक में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को निर्यात के लिए लगातार सप्लाई आसानी से नहीं मिल पाती थी। बने हुए कपड़ों को हासिल करने के लिए फ्रांसीसी, डच और पुर्तगालियों के साथ साथ स्थानीय व्यापारी भी होड़ में रहते थे। अब इसीलिए याद करो, इनको हराएंगे यार, यहाँ से भारत से बाहर भेजेंगे। इस प्रकार बुनकर और आपूर्ति सौदागर खूब मोल भाव करते थे और अपना माल सबसे ऊंची बोली लगाने वाले खरीदार को बेचते थे। अब देखो, ये चीज़ याद रखना, यहाँ पे भाई तुम्हारे पास 4 लोग हैं, टमाटर खरीदने आए, तुम्हारे पास 1 किलो टमाटर, जो ज़्यादा दाम दोगे उसको दोगे। तो भारत में जब ये डच लोग थे, पुर्तगाली थे, फ्रांसीसी थे, तो भारतीय व्यापारियों को फायदा था। परंतु अब सोचो इनको सबको बाहर निकाल देगा तो एक ही मान के चलो कि एक ही ग्राहक है सामने, तो आपको वो जो बोलेगा उस दाम पे भेजना पड़ेगा। लंदन भेजे गए अपने पत्र में कंपनी के अफसरों ने आपूर्ति में मुश्किलें और ऊंचे दामों के बारे बार जिक्र किया। लेकिन एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सत्ता स्थापित हो जाने के बाद कंपनी व्यापार पर अपने एकाधिकार का दाव कर सकती थी। फलस्वरूप उसने प्रतिस्पर्धा खत्म करने, लागतों पर अंकुश रखने और कपास व रेशम से बनी चीज़ों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन और नियंत्रण की एक नई व्यवस्था लागू कर दी। यह काम कई चरणों में किया गया। पहला था, कंपनी ने कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापार और दलालों को खत्म करने तथा बुनकरों पर ज़्यादा प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। अब देखो, अब ये क्या चाह रहे हैं, मिडिल मैन खत्म हो, डायरेक्ट जो है मजदूरों से कॉन्टेक्ट करेंगे। कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैनात कर दिए, जिन्हें गुमास्ता कहा जाता था। अब याद रखना, यहाँ से धीरे धीरे चीज़ें, जो प्रशासन है उनकी चीज़ों की धीरे धीरे जरूरत पड़ेगी, पुलिस भी आएगी, सारी चीज़ें होगी। दूसरा, कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबारी करने पर पाबंदी लगा दी गई। इसके लिए उन्हें पेशगी रकम दे दी जाती थी। एक बार काम का ऑर्डर मिलने पर बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए कर्जा दे दिया जाता था।
जो कर्जा देते थे उन्हें अपना बनाया हुआ कपड़ा गुमशुदा को ही देना पड़ता था, उसे भी किसी और व्यापारी को नहीं बेच सकते थे। जैसे आजकल कोऑपरेटिव फार्मिंग वो बोलते हैं, मतलब आप बोलते हैं उसको सहकारी खेती भी बोल सकते हो यार। जैसे मान के चलो, अरे ये आलू को लेके हुआ था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, हाँ ये वही तरीका था, याद रखना। जैसे जैसे कर्जे मिलते गए और महीन कपड़े की मांग बढ़ने लगी, ज़्यादा कमाई की आस में बुनकर पेशगी स्वीकार करने लगे। बहुत सारे बुनकरों के पास ज़मीन के छोटे छोटे पत्ते थे जिन पर वे खेती करते थे और अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी कर लेते थे। अब वे इस ज़मीन को भाड़े पर देकर पूरा समय बुनकरी में लगाने लगे। अब पूरा परिवार यही काम करने लगा, बच्चे औरतें सभी कुछ ना कुछ काम करते थे। अब याद रखना, इससे क्या होगा, अब जब सबाई की बात है, खानदानी एक धंधा बन जाएगा तो वहाँ का जो ट्रेडिशन बन जाएगा। लेकिन जल्दी बहुत सारे बुनकरों गाँव में बुनकरों गुमशुदों के बीच टकराव की खबरें आने लगी। इससे पहले आपूर्ति सौदागर अक्सर बुनकर गांव में रहते थे और बुनकरों से उनके नज़दीकी ताल्लुकात होते थे। वे बुनकरों की ज़रूरतों का ख्याल रखते थे और संकट के समय उनकी मदद भी करते थे। नए गुमास्ता बाहर के लोग थे, क्योंकि मैंने मिडिल मैन को हटा दिया ना, अब ये यहाँ से डायरेक्ट कंट्रोल कर रहा है। उनका गाँवों से पुराना सामाजिक संबंध नहीं था। वे दम्भपूर्ण व्यवहार करते थे, सिपाहियों व चपरासियों को लेकर आते थे और माल समय पर तैयार न होने की स्थिति में बुनकरों को सजा देते थे। सजा के तौर पर बुनकरों को अक्सर पीटा जाता था और कोड़े बरसाए जाते थे। अब बुनकर न तो दाम पर मोलभाव कर सकते थे और न ही किसी और को माल बेच सकते थे। उन्हें कंपनी जो कीमत मिलती थी वो बहुत कम थी और वे कर्जों की वजह से कंपनी से बंधे हुए थे। अब सोचो कैसे उन्होंने ये, इसको बोलते हैं ऋण जाल। जैसे चाइना जो अभी जो डेप्ट पॉलिसी अपना खेलता है वो ऐसे खेलता है, भाई पाकिस्तान जाके निवेश कर दिया, अब इतना कर्ज हो गया पाकिस्तान चुका ही नहीं पाएगा, श्रीलंका जैसे नहीं चुका पाया। कर्नाटक और बंगाल में बहुत सारे स्थानों पर बुनकर गांव छोड़कर चले गए। वे अपने रिश्तेदारों के यहाँ किसी और गांव में करघा लगा लेते थे। कई स्थानों पर कंपनी और उसके अफसरों का विरोध करते हुए गांव के व्यापारियों के साथ मिलकर बुनकरों ने बगावत कर दी। कुछ समय बाद बहुत सारे बुनकर कर्जा लौटाने से इनकार करने लगे। उन्होंने कर्जे बंद कर दिए और खेतों में मजदूरी करने लगे। 19वीं सदी आते आते कपास बुनकरों के सामने नई समस्या पैदा हो गई। पटना के आयुक्त ने लिखा एक पत्र है, ऐसा लगता है कि 20 साल पहले जहानाबाद और बिहार में कपड़ों को बड़े पैमाने उत्पादन होता था। अनु आप बताइए, अभी भी होता होगा ये इलाके में? यस सर, ये वही इलाका है जो कल्चर के लिए बराबर पहाड़ है ना, आर्ट एंड कल्चर में जिसको हम पढ़ते हैं, जो बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए दिया गया था। बाबर की गुफा है। यस सर, यस सर, वो ये वही वाला एरिया है। तो यहाँ पे अभी क्या, किस चीज़ों का, कपड़ों का कैसे उत्पादन होता है, किस टाइप के कपड़े हैं यहाँ पे? वो जैसे कॉटन वगैरह, मान के चलिए जो स्वदेशी के रूप में, जैसे खादी और कॉटन मिक्स टाइप का। अच्छा, जहानाबाद में यह बिल्कुल बंद हो गया था, जबकि बिहार में बहुत कम उत्पादन होता है। ये मैनचेस्टर में बनी सस्ती और टिकाऊ वस्तुओं का परिणाम है जिनसे स्थानीय निर्माता प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। सोचो कि एक फेमस एरिया था, परंतु औद्योगिकरण किस तरीके सरकार की नीतियाँ थी, उसी कारण बंद हो गया वो इलाका। भारत के अन्य भागों में महीन कपड़ा बनाने वाले बुनकरों की तरह कोष्टियों का भी बुरा समय चल रहा है। ये मैनचेस्टर से इतनी भारी तादाद में आने वाली आकर्षक चीज़ों का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। हाल के सालों में बड़ी संख्या में यहाँ से जाने लगे। ये भी मुख्य रूप से बिहार के रुख कर रहे हैं, जहाँ दिहाड़ी मजदूरी के तौर पर उन्हें रोजी रोटी मिल जाती है। अभी से ये पता लगता है कि जब वहाँ औद्योगिकरण हुआ तो भारत में सोचो कितना बड़ा संकट उभर के आया है ये चीज़। भारत में मैनचेस्टर का आना। 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर हेनरी पुतल ने कहा था कि भारतीय कपड़े की मांग कभी कम नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया के किसी और देश में इतना अच्छा माल नहीं बनता है। लेकिन हम देखते हैं कि 19वीं सदी की शुरुआत में भारतीय कपड़ा निर्यात में गिरावट आने लगी, जो लंबे समय तक जारी रहा। 1811-12 में सूती माल का हिस्सा कुल निर्यात में 33% था, जो 1850-51 में ये मात्र 3% रह गया। सोचो, कारण ये है ना कि यहीं से कच्चा माल जाने लगा, तो फिर स्वाभाविक सी बात है, फिर जरूरत ही नहीं पड़ी, वहाँ से बन के माल आता था। ऐसा क्या हुआ, इसके निहितार्थ क्या थे? जब इंग्लैंड में कपास उद्योग विकसित हुआ तो वहाँ के उद्योगपति दूसरे देशों से आने वाले आयात को लेकर परेशान दिखाई देने लगे। उन्होंने सरकार पर दबाव डाला कि वह आयातित कपड़े पर आयातित शुल्क वसूल करे, जिससे मैनचेस्टर में बने कपड़े भारी प्रतिस्पर्धा के बिना इंग्लैंड में आराम से बिक सके। दूसरी तरफ उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पर दबाव डाला कि वह ब्रिटिश कपड़ों को भारतीय बाजारों में बेचे। 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटेन के वस्त्र उत्पादकों की निर्यात में नाटकीय वृद्धि हुई। 18वीं सदी के आखिर में भारत में उत्पादों को न के बराबर निर्यात होता था। 1850 तक आते आते सूती का आयात भारतीय आयात में 31% हो चुका था। 1870 तक यह आंकड़ा 50% से ऊपर चला गया। सोचो, ब्रिटेन से बन के आने लगा। इस प्रकार भारत में कपड़ा बुनकरों के सामने एक साथ दो समस्याएं थी। उनका निर्यात बाजार ढह रहा था और स्थानीय बाजार सिकुड़ने लगे थे, क्योंकि स्थानीय बाजार में कौन पहुंच गए? अंग्रेज।
बॉम्बे हार्बर है, सोचो बम्बई कलकत्ता 70-80 दशक से व्यापारी बंदरगाह के रूप में विकसित होने लगे थे। पुरानी व्यापारी व्यवस्था के पतन और औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के विकास का समय था ये। स्थानीय बाजार में मैनचेस्टर के आयातित मालों की भरमार थी। कम लागत पर मशीनों से बनने वाले आयातित कपास उत्पाद इतने सस्ते थे कि बुनकर उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए याद रखना कि आयात, टैरिफ ये सब लगाए जाते हैं। 1850 के दशक में देश के ज़्यादातर बुनकर इलाकों में गिरावट, बेकारी के कई किस्सों की भरमार थी। अब देखो एक चीज़ इससे कोरिलेट करना कि जैसे अभी चाइना भी डंपिंग करता है, अपन इसलिए अपन वो आयात, कोटा, ये सब सारी चीज़ें लगा देते हैं, टैक्स वैक्स बढ़ा देते हैं, ड्यूटी सरचार्ज ये बढ़ा देते हैं। अब सोचो कि इससे पता लगता है कि अंग्रेज जो थे वो यहाँ पे अपने हितों को प्राथमिकता दे रहे थे, ना कि यहाँ के लोगों के हितों को प्राथमिकता दे रहे थे। ये चीज़ याद रखना। वो सोचो अभी जैसे भारतीय सरकार है वो टैक्स लगाती है, ये सारी चीज़ें करती है, परंतु यहाँ के जो ब्रिटिश जो रूल करे थे उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि साफ पता है कि वो किसके लिए काम कर रहे थे, वो ब्रिटेन के लिए काम कर रहे थे। वो वहाँ का लाभ चाह रहे थे, यहाँ की जनता का लाभ चाह ही नहीं रहे थे, शोषण चाह रहे थे। 1860 के दशक में बुनकरों के सामने नई समस्या खड़ी हुई। उन्होंने अच्छी कपास नहीं मिल पा रही थी। जब अमेरिकी गृह युद्ध शुरुआत और अमेरिका से कपास के आमद बंद हो गए थे, ब्रिटेन भारत से कच्चा माल मांगने लगा। बाहर से कच्चे कपास की निर्यात में स्वदेश से उसकी कीमत आसमान छूने लगी। भारतीय बुनकरों को कच्चे माल की लाले पड़ गए। उन्हें मनमानी कीमत पर कच्ची कपास खरीदनी पड़ती थी। ऐसी सूरत में बुनकरी के सहारे पेट पालना संभव नहीं था। 19वीं सदी के आखिर में बुनकरों कारीगरों के सामने एक और समस्या आ गई। अब भारतीय कारखानों में उत्पादन होने लगा और बाजार मशीनों की बनी चीज़ों से पड़ गया। ऐसे में बुनकर उद्योग किस तरह कायम रह सकता था? सब बात खत्म हो गया सब कुछ। फैक्ट्रियों का आना। बम्बई में पहला कपड़ा मिल 1854 में लगी और 2 साल बाद में उसमें उत्पादन होने लगा। 1862 तक वहाँ ऐसी 4 मिलें काम कर रही थी। उनमें 94,000 तत्कालीय और 2,150 करके थे। इस समय बंगाल में जूट मिलें खुलने लगी। वहाँ देश की पहली जूट मिल 1855 में, दूसरी 7 साल बाद 1862 में चालू हुई। उत्तरी भारत में एल्गिन मिल 1860 के दशक में कानपुर में खुली। इसके साल भर बाद अहमदाबाद की पहली कपड़ा मिल भी चालू हो गई। 1874 में मद्रास में पहली कताई और बुनाई मिल खुल गई। याद रखना आज भी ये क्षेत्र ना मतलब कपड़े उद्योगी से मतलब उसके लिए कपड़े के उत्पादन के लिए फेमस है आज भी। तो ये पता लगता है कि किसी एक क्षेत्र विशेष के यूपीएससी जैसे GS1 में किसी ने पूछा है कि कैसे, तो याद रखना कि इतिहास भी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है औद्योगिकरण के विकास के लिए। कि वहाँ ऑलरेडी जब सोचो विकास रहा होगा तो सरकारों को ईजी पड़ता है। ये उद्योग कौन लगा रहा था, उनकी पूंजी कहाँ से आ रही थी, मिलों को काम करने वाली। तो ये यार जमशेदजी जीजी भाई हो, ये वही है टाटा। जीजी भाई पारसी बुनकर के बेटे थे। अपने समय के बहुत सारे लोगों की तरह उन्होंने भी चीन के साथ व्यापार और जहाज रानी का काम किया। उनके पास जहाज़ों का एक विशाल बेड़ा था। अंग्रेजी और अमेरिकी जहाज कंपनी के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण 1850 दशक तक उन्हें सारे जहाज बेचने पड़े। प्रारंभिक उद्यमी कौन कौन थे भारत में, याद रखना ये चीज़। और पीटी में ऐसे क्वेश्चन एक आध बार क्वेश्चन पता गया है, पर दूसरी बात याद रखना मेंस के एनालिसिस में काम आएगा। देश के विभिन्न भागों में तरह तरह के लोग उद्यम लगा रहे थे। आइए देखिए कौन लोग थे। ठीक है, 1 मिनट रुको। बहुत सारे व्यवसायिक समूहों का इतिहास चीन के साथ व्यापार के ज़माने से चला आ रहा था। जैसा कि पिछले साल की किताब में आपने पढ़ा था, 18वीं सदी के आखिर से अंग्रेज भारतीय अफीम को चीन से निर्यात करने लगे थे। मैंने बताया था कल त्रिकोणीय व्यापार। पीछे याद रखना, जब लिख के आना, जब भी अगर ऐसा मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ आर्थिक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है तो उसके बदले में चीन से चाय खरीदते थे और जो इंग्लैंड जाते थे। इस व्यापार में बहुत सारे भारतीय कारोबारी सहायक की हैसियत में पहुंच गए थे। वे पैसा उपलब्ध करवाते थे, आपूर्ति सुनिश्चित करते थे और माल को जहाज़ों में लाद कर रवाना करते थे। व्यापार से पैसा कमाने के बाद उनमें से कुछ व्यवसायी भारत में औद्योगिक उद्यम स्थापित करना चाहते थे। बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर ने चीन के साथ व्यापार में खूब पैसा कमाया और वे उद्योगों में निवेश करने लगे। याद करो बंगाल से क्या जाता था, अफीम। 1830-40 के दशक में उन्होंने 6 संयुक्त उद्यम कंपनियां लगा ली थी। 1840 के दशक में आए व्यापक व्यवसायिक संगठनों में औरों के साथ टैगोर के उद्यम भी बैठ गए। लेकिन 19वीं सदी में चीन के साथ व्यापार करने वाले बहुत सारे व्यवसायी सफल उद्योगपति भी साबित हुए। मुंबई में डेनिसा पेटिट और आगे चलकर देश में विशाल औद्योगिक साम्राज्य स्थापित करने वाले जमशेदजी नुसरवानजी टाटा जैसे पारसियों ने आंशिक रूप से चीन को निर्यात करके और आंशिक रूप से इंग्लैंड को कच्ची कपास निर्यात करके पैसा कमा लिया था। अब ये चीज़ याद रखना, ये देखो यही होता है, ये उस टाइम ज़माने के उद्योगपति थे। 1917 में कलकत्ता में देश में पहली जूट मिल लगाने और मारवाड़ी व्यवसाय सेठ हुकुमचंद ने भी चीन के साथ व्यापार किया था। यही काम प्रसिद्ध उद्योगपति जीजी बिड़ला के पिता और दादा ने भी किया था। अब ये देखो द्वारकानाथ टैगोर का विश्वास था कि भारत पश्चिमीकरण और औद्योगिकरण के रास्ते पर चलकर ही विकास कर सकता है। उन्होंने जहाज निर्माण, खनन, बैंकिंग, बागान और बीमा क्षेत्र में निवेश किया था।
अब सोचो उस टाइम के दौर में इन्होंने ये प्रेडिक्शन कर दिया था, ये बात सही भी हुई। अभी देखो ये सब पारसी है, पारसी बहुत बड़े बिजनेस में खूब पैसे वाले होते हैं। साझेदारों की टोली JN टाटा, RD टाटा, CRJ टाटा और सर DJ टाटा। 1912 में JN टाटा ने जमशेदपुर में भारत का पहला लोहे इस्पात संयंत्र स्थापित किया था, ये चीज़ याद रखना। बाद में लोहे इस्पात उद्योग, कपड़ा उद्योग के काफ़ी बात शुरू हुआ। औपनिवेशिक भारत में औद्योगिक मशीनरी, रेलवे, लोकोमोटिव को ज़्यादातर आयात ही किया जाता था, इसलिए स्वतंत्रता मिलने तक भारतीय उद्योग को खास आगे नहीं बढ़ सकता था। अब स्वाभाविक बात है, जब भारत आज़ाद हुआ तो ज़रूरतें पड़ी, ज़रूरत पड़ेगी तो स्वाभाविक सी बात है जो सरकार है इन पर ध्यान देगी। पूंजी इकट्ठा करने के लिए अन्य व्यापारिक नेटवर्क को सहारा लिया गया। मद्रास से कुछ सौदागर बर्मा से व्यापार करते थे, जबकि कुछ के मध्य पूर्व में पूर्वी अफ्रीका में संबंध थे। इनके अलावा भी कुछ वाणिज्यिक समूह थे, लेकिन वे विदेशी व्यापार से सीधे जुड़े हुए नहीं थे। वे भारत में व्यवसाय करते थे, एक जगह से दूसरी जगह माल ले जाते थे, सूद पर पैसा चलाते थे, एक शहर से दूसरे शहर में पैसा पहुंचाते थे और व्यापारियों को पैसा देते थे। जब उद्योगों में निवेश के अवसर आए तो उनमें से बहुतों ने फैक्ट्रियाँ लगा ली। जैसे भारतीय व्यापार औपनिवेशिक शिकंजा कसता गया, वैसे वैसे भारतीय व्यवसायियों के लिए जगह सिकुड़ती गई। उन्हें अपना तैयार माल यूरोप में बेचने से रोक दिया गया, टैरिफ बढ़ा दिए गए थे। अब मुख्य रूप से कच्चे माल और अनाज, कच्ची कपास, अफीम, गेहूँ, नील का ही निर्यात कर सकते थे, जिनकी अंग्रेजों की जरूरत थी। धीरे धीरे उन्हें जहाजरानी व्यवस्था से भी बाहर धकेल दिया गया। मतलब भारतीय रेशम के बारे में ये बोला जाता है कि मतलब यहाँ से इतना रेशमी वस्त्र जाते थे और लोग बहुत पसंद करते थे। तो क्या होता था कि रेशमी वस्त्र मतलब बहुत पतले होते हैं ना, बारीक होते हैं। तो अब वहाँ पे एक नीति संकट उत्पन्न हो गया था कि ट्रांसपेरेंट देखने वाले कपड़े वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग पहनने लग गए थे। दूसरी बात, उसके कारण जो है भारत मतलब इंग्लैंड से जो है धन भारत की तरफ आ रहा था सोना चांदी के रूप में। तो वहाँ पे एक सरकारों ने उसका विरोध किया उस टाइम, तो तब जाके फिर इस चीज़ों पे प्रतिबंध लगा था। पहले विश्व युद्ध तक यूरोपीय प्रबंधक एजेंसियां भारतीय उद्योग के विशाल क्षेत्रों को नियंत्रण कर रही थी। इनमें बर्ड, हिगल्स एंड कंपनी, एंड्रयू यूल और जॉर्डिन स्किनर एंड कंपनी सबसे बड़ी कंपनियां थी। ये एजेंसियां पूंजी जुटाती थी, संयुक्त उद्यम कंपनियां लगाती थी और उनका प्रबंधन संभालती थी। ज़्यादातर मामलों में भारतीय वित्त पोषक पूंजी उपलब्ध कराते थे, जबकि निवेश और व्यवसाय से संबंधित फैसले यूरोपीय एजेंसियां लेती थी। यूरोपीय व्यापारी उद्योगपति को अपने वाणिज्यिक परिसंघ थे, जिनमें भारतीय व्यवसाय को शामिल नहीं किया जाता था। अब ये होता था, लोग शहरों से पैसे कमा के जाते थे, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो अच्छे से अपने आप को अच्छा दिखेंगे, देखो हम बड़े शहर से आए हैं। तो अब वो पुरानी मूवियाँ देखोगे तो आप ये सब सारी स्टोरी समझ में आ जाएगा। मजदूर कहाँ से आए? फैक्ट्री होगी तो मजदूर भी होंगे। फैक्ट्री के विस्तार से मजदूर की मांग बढ़ने लगी। 1901 में भारतीय फैक्ट्रियों में 5,84,000 मजदूर काम करते थे। 1946 तक बढ़कर 24,36,000 हो चुके थे। मजदूर कहाँ से आए? ज़्यादातर औद्योगिक इलाकों में मजदूर आसपास के जिलों से आते थे, जिनका किसान कारीगरों के गाँव में काम नहीं मिलता था, औद्योगिक केंद्रों की तरफ जाने लगते थे। 1911 के बम्बई के सूती कपड़ा उद्योग में काम करने वाले 50% से ज़्यादा मजदूर पास के रत्नागिरी जिले से आए थे। कानपुर की मिलों में काम करने वाले ज़्यादातर कानपुर जिले के गांव से आते थे। मिल मजदूर बीच बीच में अपने गांव जाते रहते थे। ये फसलों की कटाई और त्योहारों के समय गांव लौट जाते थे। अब देखो, इससे ये पता लग रहा है कि एग्रीकल्चर साथ में सहयोगात्मक है। अब उन लोगों की आजीविका के लिए भी है, इंडस्ट्री के लिए भी होता है। बाद में जब नए कामों की खबर फैली तो दूर दूर से भी लोग आने लगे। उदाहरण के लिए संयुक्त प्रांत के लोग बम्बई कपड़ा मिलों, कलकत्ता से जूट मिलों में काम करने के लिए पहुंच रहे थे। अब सोचो, याद रखना, यूपी से बम्बई जा रहे हैं। और सोचो आज भी जो लोग हैं वहाँ पे बिहार, यूपी, मुंबई में है, और सोचो आज उनके साथ भेदभाव हो रहा है। ऐसा नहीं है भाई, उनकी पीढ़ियाँ बीत गई है वहाँ पे रहते रहते, और बोल रहे उन पर आप मराठी बोलिए। अब इससे पता लगता है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बहुत खतरनाक चीज़ होती है, ये चीज़ याद रखना। कपड़ों से देखो, वेशभूषा से पता लगा जाता है तो उसका पदवी कैसी थी। नौकरी पाना हमेशा मुश्किल था। हालांकि मिलों की संख्या बढ़ती जा रही थी और मजदूरी की मांग भी बढ़ रही थी, लेकिन रोजगार चाहने वालों की संख्या रोजगार के मुकाबले हमेशा ज़्यादा रहती थी। मिलों में प्रवेश भी निश्चित था। उद्योगपति नए मजदूरी की भर्ती के लिए प्रायिक जॉबर रखते थे। ये है वो जॉबर। कोई पुराना विश्वस्त कर्मचारी होता था, अपने गाँव से लोगों को लाता था, उन्हें काम का भरोसा देता था, उन्हें शहर में जमने के लिए मदद देता था और मुसीबत में पैसे से मदद करता था। इस प्रकार जॉबर ताकतवर और मजबूत व्यक्ति बन गया। बाद में जब जॉबर मदद के लिए बदले पैसे और तोहफे की मांग करने लगे और मजदूरों की ज़िंदगी को नियंत्रित करने लगे। समय के साथ फैक्ट्री मजदूरों की संख्या बढ़ने लगी, लेकिन जैसा कि आप देखेंगे कुल औद्योगिक श्रम शक्ति में उनको अनुपात बहुत छोटा होता है। अभी जेबर वाले एक बात बताता हूँ, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ना तो यहाँ प्राइवेट इंडस्ट्री में कुछ लोग होते हैं जो मतलब बहुत खतरनाक सिस्टम बना हुआ है। सोच रही आज से नहीं है। जैसे मान के चलो कि मैंने कोई कंपनी खोली XYZ नेम से, ठीक है। मेरा इधर जो कोचिंग जो इंडस्ट्री है उससे मेरा कॉन्टैक्ट है।
और इधर जो है स्टूडेंट है उससे मेरा कॉन्टेक्ट है। अभी कोचिंग इंडस्ट्री बोलेगी कि भाई मुझे हमें टाइपिस्ट चाहिए, एक कंटेंट राइटर चाहिए, एक टीचर चाहिए, वो इसको बताएंगे। अब ये क्या करेगा, इधर से जो भी लोग इसके पास आएंगे डिमांड के लिए भाई हमें जॉब दिला दो, तो ये इनको फिर रिफ़र करेगी। पर ये ऐसा रिफ़र करती है कि भाई सैलरी में से 50% आपको मुझे देना पड़ेगा फर्स्ट सैलरी। तो ये बहुत तगड़ा बिजनेस है यहाँ पे। मुंबई की एक मिल मजदूर बसंत पारकर ने कहा, मजदूर अपने बेटों को मिल में काम पर रखवाने के लिए जॉबर को पैसे देते थे। अरे जॉबर का काम ये मान के चलो, यहाँ के मकान मालिक मतलब ये डीलर जो करते हैं वो भी एक वही काम हो गया। मिल मजदूर शारीरिक भावनात्मक रूप से उसके गांव से गहरे तौर पर जुड़े होते थे। वह गांव जाकर फसलों की कटाई करता था। कोंकणी लोग धान काटने और घाटी यानी गन्ना काटने गांव में जाते थे। यही स्वीकृत व्यवस्था थी जिसके लिए मिल वाले छुट्टी भी दे देते थे। मतलब सबाई सी बातें से ये पता लगता है कि इंडस्ट्री जो है वहाँ की जो जलवायु है उसके आधार पर, जो कृषि एग्रीकल्चर का जो सिस्टम उसके आधार पर बना हुआ होना चाहिए। जोबर अलग अलग इलाकों में सरदार या मिस्त्री आदि भी कहते हैं जोबर को। अहमदाबादी मिल में कताई में लगी मजदूरी औरतें और मुख्य रूप से कताई विभाग में ही काम कर रही थी। अब इसे यहाँ पे याद रखना कि महिला को यहाँ पे भी सीमित कर दिया गया। और वो कताई का काम ही क्यों करी, सबाई सी बात है, उनकी पढ़ाई लिखाई पूरी नहीं हुई थी, महिला को पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। तो वो शारीरिक श्रम कर सकते थे, बौद्धिक श्रम नहीं कर सकते थे। और याद रखना आज भी जब भारत में जब तक महिलाओं सशक्तिकरण तब तक नहीं होगा जब तक वो बौद्धिक रूप से मजबूत नहीं होगी, इंटेलेक्चुअल नहीं बनेगी। भाई आप देखिए जैसे गवर्नमेंट बोलते है कि जो महिला श्रम सहभागिता दर है उसमें वृद्धि हुआ है। अभी लगभग नेशनल फैमिली सर्वे जो भी था किसी का डाटा था 37 से 38% चला गया। पर हकीकत मैं फिर 12 बता रहा हूँ, याद रखना उसमें मजदूरी ज़्यादा है। महिलाओं में मतलब जैसे मनरेगा हो गया, बहुत सारे ऐसे सेक्टर जहाँ महिलाएं काम करती है, तो वो शारीरिक श्रम है, बौद्धिक श्रम नहीं है। और जब तक महिलाएं बौद्धिक श्रम नहीं करेंगी ना तब तक कभी उनका विकास नहीं होगा, ये चीज़ याद रख लेना। क्योंकि जब बौद्धिक श्रम करोगे तभी आप राजनीतिक में भी आओगे, इकोनॉमी में भी आप आगे बढ़ोगे, ये चीज़ याद रखना। भाई भोसले मुंबई के ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता थे। 1930-40 के दशक में बिताए अपने बच्चों को उन्होंने इस प्रकार याद किया। उस जमाने में 10 घंटे की शिफ्ट होती थी, शाम 5 बजे से सुबह 3 बजे तक काम के सबसे भयानक घंटे हैं। मेरे पिताजी ने 35 साल नौकरी की, उन्हें दमा जैसी बीमारी हो गई और वो काम करने से लाचार हो गए। इसके बाद मेरे पिताजी वापस गाँव चले गए। अब ये भी दिक्कत होती है। औद्योगिक विकास का अनूठापन। भारत में औद्योगिक उत्पादन पर वर्चस्व रखने वाली यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसी के कुछ खास तरह के उत्पादों में दिलचस्पी थी। उन्होंने उपनिवेशी सरकार से सस्ती कीमत पर जमीन लेकर चाय व कॉफ़ी के बागान लगाए और खनन, नील व जूट का व्यवसाय में पैसे का निवेश किया। इनमें से ज़्यादातर ऐसे उत्पाद जिनकी भारत में बिक्री के लिए नहीं बल्कि मुख्य रूप से निर्यात के लिए आवश्यकता थी। 19वीं सदी के आखिर में जब भारतीय व्यवसाय उद्योग लगाने लगे तो उन्होंने भारतीय बाजार में मैनचेस्टर की बनी चीज़ों से प्रतिस्पर्धा नहीं की। भारत आने वाले ब्रिटिश मालों में धागा बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए भारत के शुरुआती सूती मिलों में कपड़े की बजाय मोटी सूते धागे बनाए जाते थे। जब धागे का आयात किया जाता था तो वह हमेशा बेहतर किस्म का होता था। भारतीय कताई मिलों में बनने वाले धागा को भारत का हथकरघा बुनकर इस्तेमाल करते थे या उन्हें चीन को निर्यात कर दिया जाता था। अब वही है अच्छी क्वालिटी का तो आप बाहर निर्यात कर दे रहे हो, तो अब यहाँ की जो उसकी क्वालिटी गिर जाएगी। 20वीं सदी के पहले दशक तक भारत में औद्योगिकरण का ढर्रा कई बदलावों के चपेट में आ चुका था। स्वदेशी आंदोलन की गति मिलने से राष्ट्रवादियों ने लोगों को विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के लिए प्रेरित किया। औद्योगिक समूह अपने सामूहिक हितों की रक्षा के लिए संगठित हो गए और उन्होंने आयात शुल्क बढ़ाने तथा अन्य रियायतें देने के लिए सरकार पर दबाव डाला। 1906 के बाद चीन भेजे जाने वाले भारतीय धागों की निर्यात में भी कमी आने लगी। चीनी बाजार में चीन और जापान की मिलों के पास छा गए। फलस्वरूप भारत के उद्योगपति धागे की बजाय कपड़ा बनाने लगे। 1900 से 1912 भारत में सूती कपड़े का उत्पादन 2 गुना हो गया। अब तो ऐसे जो है सेक्टर शिफ्ट होते रहते हैं, उनको काम नहीं करना था फिर भी उन्होंने काम किया। मद्रास चैम्बर ऑफ कॉमर्स का पहला दफ्तर। 19वीं सदी के आखिर तक देश के विभिन्न क्षेत्रों में व्यवसायी मिलकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाने लगे ताकि इसी मतलब सही तरह से व्यवसाय कर सके और सामूहिक चिंता के मुद्दों को फैसला ले सके। याद रखना, फिक्की जैसे संगठन होते हैं वो भी इसी टाइप के होते हैं संगठन। पहले इसी युद्ध तक औद्योगिक विकास धीमा रहा। युद्ध ने एक बिल्कुल नई स्थिति पैदा कर दी। ब्रिटिश कारखाने सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादन में व्यस्त थे, इसलिए भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया। भारतीय बाजार को रातों रात एक विशाल देशी बाजार मिल गया। युद्ध लंबा खींचा तो भारतीय कारखानों में भी फौज के लिए जूट की बोरियां, फौज आर्मी के लिए, फौजियों के लिए वर्दी के कपड़े, टेंट और चमड़े, जूते में घोड़े खच्चर की जीन तथा बहुत सारे अन्य सामान बनने लगे। नए कारखाने लगाए गए। अब देखो याद रखना, जब याद रखना 1914 से 18 तक चला। अब 18 चला तो इस टाइम तो ज़रूरत है, तो ज़रूरत है तो नई नई इंडस्ट्री खुल गई। पर जैसे ही युद्ध खत्म हुआ तो यहाँ पे दिक्कतें आने लग गई थी।
पुराने कारखाने कई पालियों में चलने लगे, बहुत सारे नए मजदूरों को काम पर रखा गया और हर एक को पहले से भी ज़्यादा समय तक काम करना पड़ता था और युद्ध के दौरान औद्योगिक उत्पादन तेज़ी से बढ़ा। युद्ध के बाद भारतीय बाजार में मैनचेस्टर की पहली वाली हैसियत कभी हासिल नहीं हो पाई। औद्योगिकरण न कर पाने और अमेरिका, जर्मनी व जापान के मुकाबले कमजोर पड़ जाने के कारण ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। कपास का उत्पादन बहुत कम रह गया था। ब्रिटेन से होने वाली सूती कपड़ों के निर्यात में ज़बरदस्त गिरावट आई। अब सोचो वहाँ की इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है, इसलिए भारत को आज़ाद इसलिए करते हैं भाई, ऐसा नहीं कि अपना सही टाइम आ गया था, वो कमज़ोर पड़ गए थे। उपनिवेशों में विदेशी उत्पादों को हटाकर स्थानीय उद्योगपतियों ने घरेलू बाजारों पर कब्जा कर लिया और धीरे धीरे अपनी स्थिति मजबूत बना ली। लघु उद्योगों का बहुतायत। हालांकि युद्ध के बाद फैक्ट्री उद्योगों में लगातार इजाफा हुआ, लेकिन अर्थव्यवस्था में विशाल उद्योगों का हिस्सा बहुत छोटा होता था। उनमें से ज़्यादातर 1911 में 67% बंगाल और मुंबई में स्थित थे। बाकी पूरे देश में छोटे स्तर के उत्पादन का ही दबदबा रहा। अब ये भी याद रखना कि GS1 में पढ़ोगे तो वहाँ पे है इंडस्ट्री का ज्योग्राफी में, तो ये देखो अब यहाँ पे इसलिए असमानता, जो रीजनल क्षेत्रगत असमानता आती है वो इन्हीं कारणों से आता है। अब जो बंगाल और मुंबई स्टार्टिंग से ही जो औद्योगिक प्रदेश रहे हैं, तो वहाँ तो फायदे फायदे होंगे ना, इसलिए बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन करो आप औद्योगिकरण का भी, ऐसा नहीं कि एक ही जगह आप बसाए जा रहे हो। पंजीकृत फैक्ट्रियों में कुल औद्योगिक श्रम शक्ति का बहुत छोटा हिस्सा ही काम करता था। यह संख्या 1911 में 5% तो 1931 में 10% थी। बाकी मजदूर गली मोहल्लों में स्थित छोटी छोटी वर्कशॉप और घरेलू इकाइयों में काम करते थे। कुछ मामलों में तो 20वीं सदी के दौरान हाथ से होने वाले उत्पादन में दरअसल इजाफा हुआ था। यह बात हथकरघा क्षेत्र के बारे में भी सही है, जिसको हमने पीछे चर्चा की थी। सस्ते मशीन निर्मित धागा ने 19वीं सदी में कताई उद्योग को तो खत्म कर दिया था, लेकिन तमाम समस्याओं के बावजूद बुनकर अपना व्यवसाय किसी तरह चलाते रहे। 20वीं सदी में हथकरघों पर बने कपड़े के उत्पादन में लगातार सुधार हुआ। 1900 से 1940 के बीच यह 3 गुना हो चुका था। ऐसा कैसे हुआ? इसके पीछे आंशिक रूप से तकनीकी बदलाव का हाथ था। अगर लागत में बहुत ज़्यादा इजाफा ना हो और उत्पादन बढ़ सकता हो, तो आज से काम करने वालों की नई तकनीकी अपनाने से कोई परेशानी नहीं होती। इसलिए 20वीं सदी के दूसरे दशक तक आते आते हम ऐसे बुनकरों को देखते हैं जो फ्लाई शटल वाले कर्गों का इस्तेमाल करते थे। इससे कामगारों की उत्पादन क्षमता बढ़ी, उत्पादन तेज हुआ और श्रम की मांग में कमी आई। 1940 तक भारत में 35% ज़्यादा हथकरघों में फ्लाई शटल लगे होते थे। तारणकोण, मद्रास, मैसूर, पश्चिम बंगाल आदि क्षेत्रों में ऐसे हथकरघे 70 से 80% तक थे। इसके अलावा भी कई छोटे छोटे सुधार किए गए, जिससे बुनकरों को अपनी उत्पादकता बढ़ाने और मिलों से मुकाबला करने में मदद मिली। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी कभी भी औद्योगिकरण होता है, अब देखो ना, जैसे रशिया का कमज़ोर पड़ने के कारण क्या, वो जो औद्योगिक प्रदेश थे जो उसको सप्लाई करते थे, वो सारे जैसे ये यूक्रेन हो गया, क्रीमिया, ये सब, अजरबैजान, किर्गिस्तान, ये सब। अब इसीलिए जो है ना, जैसे 1991 में रशिया का विघटन होता है, तो याद रखना कि USSR का जब विघटन होता है तो वो कमज़ोर पड़ जाता है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि जो औद्योगिकरण में तो खास तौर से, क्योंकि भाई कोयला जैसे भाई झारखंड, छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर, पटार से ही आएगा, तो सभी बात अगर वो क्षेत्रीय अगर आपका नहीं रहा तो कैसे आप औद्योगिकरण कर पाओ। फ्लाई शटल यह रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला एक यांत्रिक औजार है, जिसकी बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह सीधी धागे को लंबवत धागे में पिरो देता है। फ्लाई शटल के आविष्कार से बुनकर को बड़े करके चलाना, चौड़े रज का कपड़ा बनाने में काफ़ी मदद मिली। मिलों के साथ प्रतिस्पर्धा का मुकाबला कर पाने के मामले कुछ बुनकर औरों से बेहतर स्थिति में थे। बुनकरों में से कुछ मोटा कपड़ा बनाते थे, जबकि कुछ महीन किस्म के कपड़े बुनते थे। मोटे कपड़ों को मुख्य रूप से गरीब ही खरीदते थे। उसकी मांग में भारी उतार चढ़ाव आते थे। खराब फसल और अकाल के समय जब ग्रामीण गरीबों के पास खाने का कुछ नहीं होता था और नगद आय के साधन खत्म हो जाते थे, तो वे कपड़ा नहीं खरीद सकते थे। बेहतर किस्म के कपड़ों की मांग खाते पीते तबके में ज़्यादा थी, उसमें उतार चढ़ाव कम आते थे। जब गरीब भूखों मर रहे होते हैं, तब भी अमीर यह कपड़ा खरीद सकते थे। अब इसे पता लगती है असमानता का। अकालों से बनारसी या बालचोरी साड़ियों को बिक्री पर असर नहीं पड़ता था। वैसे भी जैसा कि आप देख चुके हैं, मिल विशेष प्रकार की बुनाई की नकल नहीं कर सकती। बुने हुए बॉर्डर वाली साड़ियों या मद्रास की परिचित लुंगियों की जगह ले लेना मिलों के लिए आसान नहीं था। अब इसे देखो ना, एक चीज़ जैसे मान के चलो कि कुछ कंपनियां ऐसे प्रोडक्ट रखती है अपना, वो एक वर्ग के लिए ही सीमित होता है और वो वर्ग हमेशा बना रहेगा। वो जब बना रहेगा तो उसके कभी प्रॉफिट कम होगा ही नहीं। तो ये चीज़ याद रखना, ये भी प्रॉफिट कमाने का तरीका। ऐसा भी नहीं कि 20वीं सदी में भी उत्पादन बढ़ाते जा रहे बुनकरों व अन्य दस्तकारों को हमेशा ही फायदा हो रहा था। उनकी ज़िंदगी बहुत कठोर थी।
उन्हें दिन रात काम करना पड़ता था। अक्सर पूरा परिवार, बच्चे, बूढ़े और औरतें उत्पादन के किसी न किसी काम में हाथ बटाता था। लेकिन ये फैक्ट्री युग में अतीत के अवशेष भर नहीं थे। उनका जीवन और श्रम औद्योगिकरण की प्रक्रिया का अभिन्न अंग था। अब सोचो उस टाइम के औद्योगिक प्रदेश यही थे ज़्यादा, पर हल्के फुल्के मद्रास, मध्य प्रांत, बिहार, संयुक्त प्रांत, पंजाब में भी है। वस्तुओं के लिए बाजार, हम देख चुके हैं कि किस तरह ब्रिटिश निर्माताओं ने भारतीय बाजार पर कब्जे के लिए प्रयास किया और किस तरह भारतीय बुनकरों, दस्तकारों, व्यापारियों, उद्योगपतियों को औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया। आयात शुल्क सुरक्षा के लिए मांग उठाई, अपने लिए जगह बनाई और अपने माल के बाजार को फैलाने का प्रयास किया। जब नई चीज़ें बनती है तो लोगों उन्हें खरीदने के लिए प्रेरित भी करना पड़ता है। लोगों को लगना चाहिए कि उन्हें उस उत्पाद की ज़रूरत है। इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए क्या किया गया। अब एक चीज़ याद रखना, देखो दो चीज़ होती है। उपभोक्तावाद किसको बोलते हैं कि आपकी ज़रूरत है भी नहीं तब भी बाजार ने आपको वो चीज़ बेच दी। अब जैसे मैं एक बता रहा हूँ एक चीज़, जैसे मेरे पास क्रेडिट कार्ड है तो मैं आज सोच रहा था कि कुछ कपड़े ऑर्डर कर लो, तो फिर मैं गया तो उसमें ये ऑफ़र था। ये मतलब बहुत सिस्टमेटिक होता है ये चीज़ उपभोक्तावाद। उसमें तक भाई आप 3500 से ज़्यादा कपड़ा खरीदोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो आदमी सोचता है कि अरे चलो ठीक है, मैं मान के चलो मुझे 3000 की ज़रूरत थी कि मैं 3000 मेरा काम हो रहा था, पर मैं सोच रहा हूँ यार इसका 10% मुझे बेनिफिट मिल जाएगा, तो मैं 3500 से ऊपर ऑटोमेटिक ही करूँगा। तो ये चीज़ होता है उपभोक्तावाद, आपकी ज़रूरत नहीं होते हुए आपको सामान बेच देना। नए उपभोक्ता पैदा करने का एक तरीका विज्ञापनों का है। जैसा कि आप जानते हैं कि विज्ञापन विभिन्न उत्पादों को जरूरी वांछनीय बना लेते हैं। अब देखो वही चीज़ होती है, जैसे आप मान के चलो यूट्यूब देख रहे हो, यूट्यूब देखते देखते खाने का ऐड आ गए तो आपको ऑटोमेटिक मन करेगा। तो ये कंज्यूमरिज्म इसी चीज़ को बोलते हैं भाई। फिर लोगों की सोच बदल देते हैं और नई नई ज़रूरतें पैदा कर देते हैं। आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहाँ चारों तरफ विज्ञापन छाए हुए हैं। अखबारों, पत्रिकारों, होर्डिंग, दीवारों, टेलीविज़न के पर्दे पर सब जगह विज्ञापन छाए हुए हैं। लेकिन अगर हम इतिहास में पीछे मुड़कर देखें तो पता चलता है कि औद्योगिकरण की शुरुआत से ही विज्ञापन ने विभिन्न उत्पादों के बाजार को फैलाने में एक नई उपभोक्ता संस्कृति रचने में अपनी भूमिका निभाई है। जब मैनचेस्टर के उद्योगपति ने भारत में कपड़ा बेचना शुरू किया था, वे कपड़ों के बंडलों पर लेबल लगाते थे। लेबल का फायदा यह होता था कि खरीदारों को कंपनी का नाम, उत्पादन की जगह पता चल जाती थी। लेबल ही चीज़ों का गुणवत्ता का प्रतीक भी था। जब किसी लेबल में मोटे अक्षरों में मेड इन मैनचेस्टर लिखा दिखाई देता था तो खरीदारों को कपड़ा खरीदने में किसी तरह का डर नहीं रहता था। अब ये देखो, ये इन्होंने मतलब प्रोडक्ट का लॉन्च करने के लिए इन इस टाइप के यूजे की रणजीत का, जैसे महाराजा रणजीत सिंह का चित्र यूज किया। उत्पाद के प्रति सम्मान पैदा करने ऐतिहासिक व्यक्तियों को इस्तेमाल किया जा रहा था। तो याद रखना ये इमोशनल इंटेलिजेंस के ही टाइप आएंगे। आयोजित कपड़ों के लेवल पर असंख्य भारतीय देवी देवताओं, कार्तिक, लक्ष्मी, सरस्वती चित्रित किया गया, जो संबंधित वस्तु गुणवत्ता को दर्शाने का प्रयास था। आप मतलब समझ रहे हो, ये देखो साबुन के लिए भगवान को यूज कर लिए है। ये है मार्केट, बाजार, कंज्यूमरिज्म। सोचो ये देखो कपड़ा मिल के लिए अहमदाबाद, इसमें देवी अहमदाबाद के मिल में कपड़ा दान कर रही है, लोगों से भारत में बने कपड़े के इस्तेमाल का आह्वान कर रही है। ये है पूंजीवाद। पूंजीवाद बहुत खतरनाक चीज़ है भाई, इसलिए बोलते हैं ना कि पूंजीवाद अपने बाप को बेच दे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब ऐसी चीज़ है पूंजीवाद, जिससे उसको प्रॉफिट हो रहा है, वो आज भी कुछ भी कर सकता है, फिर किसी भी हद तक जा सकता है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। लेबलों पर सिर्फ शब्द और अक्षर ही नहीं थे, अगर उन पर तस्वीरें भी बनी होती थी तो अक्सर बहुत सुंदर होती थी। अगर हम अपने पुराने लेबलों को देखें तो उनके निर्माताओं की सोच, उनके हिसाब किताब और लोगों को आकर्षित करने के तरीकों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इन लेबलों पर भारतीय देवी देवताओं की तस्वीरें प्राय होती थी। देवी देवताओं की तस्वीरों के बहाने निर्माता दिखाने की कोशिश करते थे कि ईश्वर भी चाहता है कि लोग उस चीज़ को खरीदे। तो भोली भाली जनता के साथ कितना बड़ा अन्याय होता है ये। कृष्ण सरस्वती तस्वीरों का फायदा ये होता था कि विदेशों में बनी चीज़ें भी भारतीय जानी पहचानी सी लगती थी। अब इस मामले में चाइना ही देख लो, चाइना अभी दीपावली पे इन पे देखना, अभी चाइना से सब कुछ बना के आता है। सोचो उनको कोई मतलब नहीं उस धर्म से, पर यही है बाजारवाद। 19वीं सदी के आखिर में निर्माता अपने उत्पादों को बेचने के लिए कैलेंडर छपवाने लगे थे। अखबारों पत्रिकाओं को तो पढ़े लिखे लोग ही समझ सकते थे, लेकिन कैलेंडर उनको भी समझ में आ गए थे जो पढ़ नहीं सकते थे। चाय की दुकानों, दफ्तरों, मध्यवर्गीय घरों में कैलेंडर लटके रहते थे। जो इन कैलेंडर को लगाते थे वे विज्ञापन को भी हर रोज़ पूरे साल देखते थे। इन कैलेंडर में भी नए उत्पादों को बेचने के लिए देवताओं को तस्वीर होती थी। अब सोचो कैसे कंज्यूमरिज्म कहाँ घर घर तक घुस रहा है। देवताओं की तस्वीरें की तरह महत्वपूर्ण व्यक्तियों, सम्राटों, नवाबों की तस्वीरें भी विज्ञापनों, कैलेंडरों में खूब इस्तेमाल होती थी। इनका संदेश अक्सर यह होता था कि अगर आप इस शाही व्यक्ति का सम्मान करते हैं तो इस उत्पाद का भी सम्मान कीजिए। अगर इस उत्पाद का राजा इस्तेमाल करते हैं या उसे शाही निर्देश बनाया गया तो उसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता। अब देखो ये चीज़ याद रखना,
उस टाइम चलो फोटो तस्वीर यूज किया जा रहा है, आजकल क्या किया जा रहा है, जैसे जो बड़े बड़े एक्टर होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, तो अब उनका जो उनके थ्रू ऐड करवाया जाता है, जैसे पान मसाले का, इन सब चीज़ों का। तो सोचो कि आज भी वही माइंड सेट काम कर रहा है। जब भारतीय निर्माता ने विज्ञापन बनाया था, उनमें राष्ट्रवादी संदेश साफ दिखाई देता था। उनका ऐसे ये था कि अगर आप राष्ट्र की परवाह करते हैं तो उन चीज़ों को खरीदिए जिन्हें भारतीयों ने बनाया। ये विज्ञापन स्वदेशी के राष्ट्रवादी संदेश के वाहक बन गए थे। निष्कर्ष जाहिर है कि उद्योगों के युग में बड़े बड़े प्रौद्योगिक बदलाव आए, फैक्ट्रियों को उदय हुआ और नई औद्योगिक श्रम शक्ति अस्तित्व में आई। लेकिन जैसा कि आपने देखा कि इस युग में हाथ से बनने वाली चीज़ें, छोटे पैमाने के उत्पादन भी औद्योगिक भविष्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। अब इसमें कोई क्वेश्चन देखते हैं। पहली बात क्यों बढ़ा? चलो इसके एक आध क्वेश्चन में है ना चैट जीपीटी सर्च करके फिर भेज दूंगा आपको, है ना। अभी लास्ट चैप्टर बचा है जो कल अपना कंप्लीट हो जाएगा ये, है ना। फिर 12th क्लास शुरू करेंगे अपन, तो उसमें भी लगभग 4-5 दिन लगेंगे, 4-5 चैप्टर है। देखो इससे क्या है अभी इसमें टाइम लगे, फिर उधर है ना जब 6ठी 7वीं के अपन एंशिएंट मीडियल साथ में पढ़ेंगे, और वो पीटी के अकॉर्डिंग पढ़ना अपने को, उसमें मेंस का आंसर लिखने को मिलेगा भी नहीं आपको, तो उधर है ना फटाफट कर लेंगे वो, उधर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अपने को। चलो ठीक है, कॉपी चेक कर देता हूँ आप लोग।